तो हम आज करने वाले हैं बेटा आपके ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, यानी कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो हमारा जो कानून है, कौन सा कानून, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपसे कहता है कि पार्टनर को ना ही सैलरी मिलेगी ना ही कमीशन मिलेगा। बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली चीज कैपिटल अकाउंट। अगर मुझे कोई भी घाटा हो रहा है तो मैं रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डालूंगा। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल, एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो बेटा जी, आपका जो यूपी बोर्ड है उसमें अकाउंटेंसी में कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज मैं वो टॉपिक आपको बताने वाला हूं और उनको समझाने वाला हूं। जी हाँ, सिर्फ बताने नहीं वाला, मैं उनको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा भी, ताकि आपको चीजों को समझ में आए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप आराम से उनको करके आओ। एज यू ऑल नो कि आपके एग्जाम में थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा आता है एज कंपेरिजन टू न्यूमेरिकल। तो हम आज करने वाले हैं बेटा आपके ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको टॉपिक अच्छे समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपना बता के जाइएगा कि क्लियर हुआ कि नहीं। क्या है एम? पलट देंगे गेम। क्या है बच्चों एम? पलट देंगे गेम। हैशटैग रोला ऑन द टॉप। चलो बेटा जी, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पार्टनरशिप क्या होती है, साझेदारी क्या होती है, और इसके जो फीचर्स होते हैं वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन टू और मोर पर्सन एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभ हानि को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उनके बीच क्या हो जाती है? साझेदारी। उनके बीच क्या हो जाती है? पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो आपको बताता है कि अगर आपके बीच में पार्टनरशिप है तो कौन कौन से नियम कानून आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट इस पार्टनरशिप के साथ साथ कुछ इसके फीचर्स भी होते हैं, कुछ इसके फीचर्स भी होते हैं। सबसे पहला, टू और मोर पर्सन। अगर आपके बीच में पार्टनरशिप है, अगर आपके बीच में साझेदारी है, तो आपके पास कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर होने चाहिए। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50। आपके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या लिखित हो सकता है, यानी कि बोल के हो सकता है या लिख के हो सकता है। लॉफुल बिजनेस, आप जो पार्टनरशिप कर रहे हो, आपका जो बिजनेस होना चाहिए, आप और आपका जो पार्टनर आपस में बिजनेस करने के लिए आए हो, वो कानून की नजर में लीगल होना चाहिए। आप क्यों बिजनेस कर रहे हो बेटा? आपस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है 4 पार्टनर हैं, अगर किसी एक पार्टनर ने कोई काम कर दिया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सारे पार्टनर पर बाइंड होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। उसे बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल एजेंसी। और उसके बाद एक बहुत अच्छा फीचर जो कि हालांकि एक डिसएडवांटेज है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? असीमित दायित्व। असीमित दायित्व। अगर हमारे पार्टनरशिप में, अगर हमारे साझेदारी में कोई दायित्व आते हैं, कोई कर्जा आता है और उस कर्जे को चुकाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है बेटा जी, तो आपको वो पैसा अपने पर्सनल एसेट से, अपनी निजी संपत्तियों से देना पड़ता है। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं बेटा साझेदारी की विशेषताएं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए, वैधानिक व्यवसाय लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लाभ कमाना एवं विभाजन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होनी चाहिए, संचालन होना चाहिए, सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं होता, और असीमित दायित्व। ये उसके क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। बहुत बार पूछे जाते हैं पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चा? यस सर।
उसके बाद ये रही आपकी पार्टनरशिप डीड, जिसको हम बोलते हैं साझेदारी संलेख। अब ये साझेदारी संलेख क्या होता है? मैंने आपको बताया ना कि साझेदारी संलेख का मतलब होता है कि जब भी हमारे साझेदार हैं वो अपने बीच में एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उस एग्रीमेंट को अगर वो लिखित कर रहे हैं तो उन्होंने क्या करा है? पार्टनरशिप डीड बनवाई है, उन्होंने साझेदारी संलेख बनवाया है। अब सर ये साझेदारी संलेख क्या होता है? बेटा साझेदारी संलेख एक रिटन एग्रीमेंट होता है, एक लिखित एग्रीमेंट होता है जहां पर हर चीज लिखी होती है। साझेदार के नाम, किस साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई, किसने कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा, रेशियो किसका क्या रहेगा, सब लिखा होता है। तो उसे हम बोलते हैं साझेदारी संलेख। अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनर्स के बीच में साझेदारी संलेख नहीं है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना, जो लाभ और हानि होगी, वो बराबर बांटी जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ये दो ही चीज होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाए या बड़े क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या होगा जब साझेदारी संलेख का अभाव में, क्या होगा? क्या होगा बेटा? लाभ और हानि बराबर बांटे जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये कंटेंट होता है बेटा पार्टनरशिप में। फर्म का नाम होता है, पता होता है, इसका मुख्य व्यवसाय, सभी साझेदारों के नाम व पता, प्रत्येक साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी की राशि, साझेदारों की पूंजी, ऋण और आहरण पर ब्याज, मतलब सब लिखा होता है। इसमें सब चिट्ठा लिखा हुआ है, किस पार्टनर से क्या आना है, क्या जाना है, कितना आना है, कितना जाना है, सब इन डिटेल में लिखा हुआ है बेटा। चलिए, उसके बाद ये मैंने आपको बताया ही है, साझेदारी संलेख के अभाव में ध्यान रखिएगा, अगर पार्टनरशिप में, अगर पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो हमारा जो कानून है, कौन सा कानून? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपसे कहता है कि पार्टनर को ना ही सैलरी मिलेगी ना ही कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस बराबर बांटा जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा उस पर 6% की इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, और कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब कि सिर्फ दो चीज, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर और रेट जो है वो 6%। ठीक है, यस सर। उसके बाद आता है बेटा लाभ हानि निर्योजन खाता या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है? आपने सुना होगा लाभ हानि खाता, लाभ और हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्या होता है? जो भी हमारा लाभ होता है ना, उस लाभ को सभी साझेदार में बांटने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। In partnership firm, profit and loss appropriation account is prepared in addition to profit and loss to arrive at divisible net profit. Net profit so arrived are distributed among partner in their profit sharing ratio. जो भी उनका रेशियो होता है उस रेशियो में बांटने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सवाल ये आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि डेबिट साइड में सारे नुकसान, सारे एक्सपेंस आएंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम और सारे गेन आएंगे। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रहा है बेटा? फर्म बना रही है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे खर्चे कहा जाएंगे? डेबिट साइड में। और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फायदे कहा जाएंगे? क्रेडिट साइड में। अब कौन कौन सी चीजें डेबिट साइड में जाती हैं और कौन कौन सी चीजें क्रेडिट साइड में जाती हैं, मैं आपको शो करता हूं। ये लो बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है आपके सामने। कौन कौन सी चीजें जाती हैं डेबिट साइड में और कौन कौन सी चीजें जाती हैं क्रेडिट साइड में, ये लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनर को जो कैपिटल पार्टनर ने लगाई है उस पर इंटरेस्ट दी जाती है तो वो डेबिट साइड में, पार्टनर को सैलरी दी जाती है डेबिट साइड में, कमीशन अगर पार्टनर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, मैनेजर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यहां पर क्या आता है बेटा? पार्टनर ने अगर ड्राइंग करी है तो उस पर पार्टनर क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। ये पूरा आपका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। उसके बाद बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली चीज,
कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते, ये बहुत बार पूछी जाती है। जो हमारे कैपिटल अकाउंट होते हैं ना बेटा, पूंजी खाते होते हैं, वो दो तरीके से हम बनाते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील, और एक होता है फिक्स्ड, जिसको हम बोलते हैं स्थायी या स्थिर। अब दोनों में फर्क क्या है बेटा? जो फ्लक्चुएटिंग यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता है, उसको आप कोई भी चीज जो चेंज होता है, कोई भी पूंजी में परिवर्तन होता है, तो वो सारा का सारा सिर्फ एक ही अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जो हमारा स्थिर खाता होता है, स्थिर अकाउंट होता है, फिक्स्ड होता है, वो हमसे कहता है कि अगर हमारी कैपिटल में कोई भी चेंज आ रहा है तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे, हम उसको कहां डालेंगे? करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हम फिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम दो अकाउंट बनाएंगे बेटा, एक होगा हमारा कैपिटल अकाउंट और एक होगा हमारा करेंट अकाउंट। ठीक है बच्चा? यस सर। चलिए, और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत बार आते हैं? हाँ जी बेटा, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें हो सकता है आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, या हो सकता है कोई बेसिक क्वेश्चंस आ जाए। जब भी हम किसी की गुडविल को परचेस करते हैं तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, हमें गुडविल की कीमत पता करनी पड़ती है, और उसको निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम बोलते हैं बेटा औसत लाभ विधि। एक होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको हम बोलते हैं अधिलाभ विधि, और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं पूंजीकरण विधि। तो बेटा जी, जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है ना बेटा, जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। पिछले कुछ सालों के लाभ को जोड़कर जितनी भी साल हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकलेगा? ये जो अमाउंट आया है इसका हम नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा गुडविल आ जाता है। अब सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होते हैं? बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब होता है जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया, कितने सालों तक ये प्रॉफिट आपको मिलता ही मिलता रहेगा। फिर होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हमारे पास दो तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से पहला स्टेप है कि हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम सिर्फ फॉर्मूला लगा देते हैं सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, और हमारा आंसर आ जाता है बेटा जी। ठीक है बच्चा? चलिए, और क्या है टॉपिक जो आपके यहां पर बहुत बार पूछा जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। दो रेशियो जो बहुत भारी मात्रा में पूछे जाते हैं, एक आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एक आपका गेनिंग रेशियो। क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? बेटा जी, जब आप किसी नए साझेदार को एडमिट करते हो, अपनी साझेदारी में नए साझेदार को एडमिट करते हो, या फिर जो पुराने पार्टनर है वो अपने रेशियो में चेंज कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको पहले से ज्यादा लाभ मिलेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पहले से कम मिलेगा। तो ऐसे साझेदार जिन्हें पहले से कम मिलेगा उनको बोलते हैं हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किसी नए पार्टनर के आने से पुराने वाले पार्टनर ने कुछ त्याग किया कि भैया हम अपने हिस्से में से इतना हिस्सा नए पार्टनर को दे रहे हैं, नए साझेदार को दे रहे हैं, तो हम कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और हमारा रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा जी, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और इसका होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्या कहा गया बेटा? द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर एग्री टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द
इनकमिंग पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में पुराने पार्टनर एग्री हुए हैं कि हम अपने हिस्से में से इतना शेयर देने के लिए रेडी हैं, किसको? इनकमिंग पार्टनर को। तो ये सब कौन है बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चा, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों एक और टॉपिक है प्यारा सा, जो कि भाई बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, इवन क्वेश्चन भी आते हैं आपके बड़े बड़े, जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यांकन और दायित्वों का पूर्ण निर्धारण। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स यानी कि पूर्ण मूल्यांकन। अब इसका मतलब क्या है? जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, या किसी पार्टनर की डेथ होगी, या हमारा जो चेंज इन पीएसआर है रेशियो, उसमें चेंजेस आएगा, तो हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहली बात, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर मुझे कोई भी घाटा हो रहा है तो मैं रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डालूंगा, और अगर मुझे कोई फायदा हो रहा है तो मैं रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डालूंगा। बट सर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये घाटा है या फायदा है? अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू, अगर मेरी संपत्ति की कीमत घट रही है तो मेरे लिए क्या है बेटा? वो घाटा है। और अगर मेरी लायबिलिटी की कीमत बढ़ रही है तो भी क्या है? घाटा है। दोनों कहां आएंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, संपत्ति की कीमत बढ़ रही है और लायबिलिटी की कीमत घट रही है, तो मेरे लिए फायदा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। यस सर। अगर कोई ऐसी एसेट्स है जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो अब रिकॉर्ड करूंगा, कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में, फायदा है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कहां जाएगा? डेबिट साइड में, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। इसके बाद और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है एग्जीक्यूटर अकाउंट। सर ये क्या होता है? जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पैसा है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है, जिसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, और पैसे का सेटलमेंट वहां करते हैं। फिर आपका होता है रिलाइजेशन अकाउंट। रिलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। जब हमारी फर्म बंद हो रही होती है तो जो भी हमारे पास एसेट्स है, जो भी हमारी लायबिलिटी है, संपत्तियों को बेचा जाता है, लायबिलिटी को पे किया जाता है, और इतना करने के बाद हम ये पता करते हैं कि ये करने के बाद हम फायदे में रहे या नुकसान में रहे। उसके बाद आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स के बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस, डिबेंचर्स के टाइप्स, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये कुछ आपके टॉपिक हैं जो आपके अकाउंटेंसी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बेटा घबराने की बात नहीं है बिल्कुल, बस आपको अपने गप्पू भैया का साथ देना है, आपको गप्पू भैया का हाथ थाम लेना है बस। मेरी ये गारंटी है बेटा जी, मैं आपके लिए 3 से 4 सेशन पूरे प्लान करे हुए हैं, और यूं समझ लो कुछ भी चीज छोड़ने नहीं वाला। मैं आपके लिए करीब करीब 50 से 100 थ्योरी के क्वेश्चन लाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, समझा के हुए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। मैं आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे एमसीक्यूज लाऊंगा, मैं आपके लिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। ये मेरी गारंटी है बेटा, लिख के रख लेना। जिसने नहीं भी पढ़ा है ना, आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने की गारंटी ये भाई लेता है। मैं आपको लास्ट 10 इयर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और बताओ, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, बस मांगना मत, बस पढ़ना है हमें, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। जब तक अच्छे से पास हो जाए, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। तो आज के लिए बेटू इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #रौला ऑन द टॉप।